कविता अपने मोहल्ले की सबसे लड़ाकू और सबसे ज्यादा बोलने वाली औरत थी। कोई भी मोहल्ले का आदमी उससे पंगे नहीं लेता था, और क्योंकि उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी। लेकिन जब से उसकी बहू प्रिया उसके घर में आई, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि वो उससे 4 गुना ज्यादा बोलने वाली निकली। एक दिन कविता की पड़ोसन निर्मला उसके घर पर आती है। तभी प्रिया सबके लिए चाय लेकर आती है। आंटी जी, चाय पीकर बताइए कि कैसी बनी है। ये मेरे घर की स्पेशल चाय है, जो आपने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं पी होगी। तेरे कहने का मतलब क्या है कि निर्मला ने कभी चाय नहीं पी? माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा निर्मला आंटी ने कभी चाय नहीं पी? मैंने तो ये कहा कि ये चाय हमारे घर की स्पेशल चाय है, जो इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं पी होगी। बहू, तू दूसरों के सामने मुझसे जुबान लड़ा रही है। ये चीज अच्छी नहीं है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ जी, आप दो तरह की बातें क्यों करती हैं? एक तरफ तो आप ये बोलती हैं कि कभी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो किसी अपने ने बोला हो या किसी पराये ने। आज जब मैं वही चीज कर रही हूँ तो आपको बुरा लग रहा है? बहू, मुझे कोई चीज बुरी नहीं लग रही है। मैं तो बस तुझे ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो तू इतना ज्यादा बहस कर रही है मुझसे। माँ जी, आप जो भी बोलिए, लेकिन मतलब आपका वही है जो मैं कह रही हूँ। इसलिए अब आप चुप ही रहिए, क्योंकि मैं आपसे नहीं बल्कि आप मुझसे बहस कर रही हैं। दोनों सास बहू को एक छोटी सी चाय की बात को लेकर आपस में बहस करते हुए देखकर निर्मला के तो होश ही उड़ जाते हैं, और वो ज्यादा चीजें जब देखती है तो वो हैरान रह जाती है कि इतनी ज्यादा बोलने वाली औरत की जुबान अपनी बहू के सामने लड़खड़ा रही थी। जब सारी चीजें उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं, तो दोनों को चुप करवाते हुए निर्मला बोलती है। मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम दोनों चुप हो जाओ। मेरे सर में दर्द होने लगा है। मैंने तुम लोगों के घर आके बहुत बड़ी गलती कर दी। निर्मला, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैं तो तेरे हक के लिए ही लड़ रही हूँ। कविता, मुझे आज समझ आ गया है कि आसपास के लोग कह रहे थे कि तेरी बहू तेरी बोलती बंद कर देती है। वो लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, वरना तू इतनी देर में ना 4-5 लोगों का मर्डर कर चुकी होती। तू कहना क्या चाहती है निर्मला, कि मैं अपनी बहू या मैं उसकी बातों का जवाब नहीं दे सकती हूँ? कविता, ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि नजर आता है ये सब कुछ। निर्मला, तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। तू तो मुझे बहुत पहले से जानती है ना, उसके बाद भी तू मेरे बारे में ऐसे बोल रही है। देख कविता, तू अपनी बहू से बहस में जीत नहीं पाई। उसने तेरी बोलती बंद कर दी। अब तू उसका गुस्सा मेरे पे क्यों निकाल रही है? मुझे नहीं चाहिए चाय, मैं अपने घर जा रही हूँ। निर्मला इतना कहकर गुस्से में वहां से चाय को टेबल पर रख के चली जाती है। इसके बाद दोनों सास बहू एक दूसरे को घूरते हुए वहां से चली जाती हैं। दिन बीतते हैं और अब बीतते समय के साथ उनकी आपसी लड़ाई कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों में से कोई एक दूसरे से कम नहीं था। ऐसी एक दिन प्रिया सुबह के समय एक बूढ़ी औरत से बहस कर रही होती है। काकी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि अपनी बहू को समझा दीजिए। रोज सुबह अपने घर का सारा कूड़ा मेरे घर के आगे करके चली जाती है। मेरा घर उसे कूड़ेदान दिखाई देता है क्या? बहू, थोड़ा तो शर्म कर ले। मैं तेरी सास की उम्र की हूँ, फिर भी तू मुझसे किस तरह जुबान लड़ा रही है। जो बात तुम मुझे इतने गुस्से में बोल रही थी, वो थोड़ा प्यार से भी तो बोल सकती थी ना। जब प्यार से बोलने वाला काम करेंगी तभी तो मैं प्यार से बोलूंगी ना। ये आज का नहीं बल्कि आप लोगों का रोज का ड्रामा है। रोज आपकी बहू मेरे घर के आगे कूड़ा करके चली जाती है। कल से अगर मैंने आपके घर का कूड़ा अपने घर के आगे देख लिया तो म्युनिसिपालिटी वालों को बुलाकर कूड़ा समेत आप लोगों को भी उठवाकर कूड़ेदान में फिकवा दूंगी। बहू, जितना मैं तुझे बहू बहू करती जा रही हूँ, तो उतना ही मेरे सर पे चढ़ती जा रही है। अब तो मैं तेरे घर के आगे रोज कूड़ा डालूंगी। प्यार की बोली तो तुझे समझ में आती ही नहीं है। मैं क्या कर लूंगी और क्या नहीं, ये तो कल जब आप लोग कूड़ा फेंकेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा। प्रिया बूढ़ी औरत से बहस कर ही रही होती है कि तभी कविता वहां पर आ जाती है और बूढ़ी को देखकर उससे बोलती है। कविता, अपनी बहू को थोड़ा संभाल। इसको तो बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है। अभी मेरे सामने इसको 4 बातें सुना। ये कब से मुझसे बहस करी जा रही है, तभी से पता चलेगा कि किसके साथ इसने 4 गुना ज्यादा बोला है। माँ जी, आप तो बीच में पड़ मत जाइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। आप चुपचाप खड़ी रहिए बस। अरे ओ कविता, तू तो अपनी बहू की बात सुनकर चुपचाप खड़ी हो गई है। तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? तेरे मुंह में दही जम गई है क्या? अपनी बहू को कुछ तो बोल। तू बोलती क्यों नहीं है अपनी बहू को? तेरी बोलती क्यों बंद हो गई?
बूढ़ी काकी के कई बार कहने के बाद भी कविता की आवाज नहीं निकलती। वो चुपचाप खड़ी उसकी सारी बातें सुनती रहती है। ये सब देखकर उसका तो सर ही घूम जाता है और वो बोलती है, कविता, अभी तक तो मैंने बस लोगों के मुंह से ही सुना था कि कविता के बहू के आते ही कविता की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तू उसकी गलत बात पे भी उसे कुछ नहीं बोल पा रही है। तेरी बहू तो सच में तेरी बोलती बंद कर दी। काकी, आप अपने घर के अंदर जाओ और मेरी बहू को अपनी बहू समझकर माफ कर दो। आगे से ये आप लोगों को कुछ नहीं बोलेगी। जिसकी एक बार में जुबान खुल जाती है फिर उसे बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। वैसे भी तेरी बहू की जुबान तो तेरे से 4 गुना ज्यादा चलती है। शायद इसी वजह से तेरी बोलती बंद हो गई है, क्योंकि इसकी ही बात नहीं खत्म होती है तो तुझे बोलने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। सुबह सुबह बहस करके मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। कविता के आसपास के लोगों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं, क्योंकि उसकी अपनी बहू के सामने बिल्कुल भी नहीं चलती थी। उसकी अपनी बहू के सामने बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी, जिसके कारण उसके आसपास वाले लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते, क्योंकि बहू के आने से पहले सभी लोगों से वो लड़ा करती थी। एक दिन अपनी बहू के हद से ज्यादा बोलने से परेशान होकर कविता अपने बेटे अक्षय से बोलती है, बेटा, जब से तेरी बीवी आई है ना, मेरी तो इज्जत मिट्टी में ही मिल गई है। कहाँ मैं इस मोहल्ले में रानी बनकर रहती थी, कोई भी मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। लेकिन जब से तेरी बीवी आई है ना, मेरा घर में भी घूमना मुश्किल हो गया है। मेरी तो सारी धौस ही खत्म कर दी इसने। क्यों माँ, ऐसा क्या हो गया? प्रिया ने कुछ गलत कर दिया क्या? तेरी बीवी कभी कुछ सही करती भी है क्या? जब देखो हमेशा बस मुझसे कंपटीशन ही लगाती रहती है। अच्छा, तो आपको इस चीज का दुख है कि आपको सवा शेर मिल गया? माँ, जैसे आप किसी की सुनती नहीं हो, अपनी खुद की हुकूमत चलाती हो, वैसे ही प्रिया भी किसी की नहीं सुनती, वो भी अपनी खुद की हुकूमत चलाती है। तुझे जो समझना है तू समझ ले, लेकिन मैं तुझे बस इतना बता दे रही हूँ कि तू अपनी बीवी पर थोड़ी लगाम लगा कि वो अब आगे से मेरे मुंह न लगे, वरना अच्छा नहीं होगा। माँ देखो, एक बात मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि जैसे आपके सामने पिताजी कुछ बोल नहीं पाते थे, उनकी जुबान चलती नहीं थी, उसी तरह अपनी पत्नी के आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरी जुबान नहीं चलने वाली है। वैसे भी माँ, ये सास बहू का मामला है, बेटा इसमें परे, पड़ोसी परे या कोई और परे, अच्छा नहीं लगता। माँ, आप दोनों निपटा लो, देख लो कि क्या करना है। ये मत बोल बेटा, बोलने में तो वो मेरे से भी 4 गुना आगे है। मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती है, उसके सामने आते ही मेरे तो बोलती ही बंद हो जाती है। चलो अच्छा है, कम से कम इस घर में कोई तो ऐसा आया जो आपकी बोलती बंद कर दे। अक्षय इतना कहकर हंसते हुए अपने कमरे में चला जाता है। इस तरह कविता का एकमात्र सहारा जो उसका साथ नहीं देता। सरला अपने बेटे राहुल के साथ रहा करती। सरला जॉब की वजह से घर के सारे काम नहीं कर पाती थी। ऐसे ही एक दिन सरला अपनी पड़ोसन विमला के पास जाती है। विमला बहन, कहाँ हैं आप? अरे सरला बहन, आप यहाँ, कोई काम था क्या? हाँ, वो क्या है ना कि मुझे एक नौकरानी की जरूरत है जो मेरे पूरे घर का काम संभाल ले। मैं जॉब पर रहती हूँ ना, जिसकी वजह से मेरा पूरे घर का काम बिखरा हुआ रहता है, हो ही नहीं पाता। आपकी नजर में अगर कोई नौकरानी हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ, एक नौकरानी है मेरी नजर में, मैं उससे बात करके आपको बता दूंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सरला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन विमला कमला नाम की नौकरानी से मिलती है। कमला विमला को देखकर कहती है, क्या हुआ मेम साहब, आज आप यहाँ इस गरीब के घर कैसे? कुछ नहीं, बस मेरी पड़ोस में एक औरत है जिसको काम वाली की जरूरत है। अगर तू खाली है तो उसके घर पे काम में लग जा। मेम साहब, आपको पता है कमला ना अपनी मर्जी से काम करती है। कमला को किसी भी चीज में रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तनख्वाह 20,000 रुपया से 1 रुपया कम नहीं लेगी। ये सारी बातें तो उससे ही कर लियो। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि घर में ज्यादा काम होगा। उसके घर में 2 लोग हैं, एक माँ है और एक उसका बेटा। माँ घर में नहीं रहती और बेटा घर में अकेले रहता है। क्या घर में लड़का अकेला रहता है? क्या बात है। लड़का सुनकर तू इतना पगला क्यों रही है, कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं मेम साहब, मैं तो कह रही थी कि लड़का घर में अकेला रहता है, कल को कोई ऊंच नीच ना हो जाए। बल्कि मुझे काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, वो लोग बहुत शरीफ है। बाकी तेरी मर्जी है, अगर काम करना होगा तो इस एड्रेस पे चली जाइयो। विमला कमला को एक पर्चा देती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कमला सरला के घर आती है और उसे बात करके काम पर लग जाती है।
कुछ दिनों में कमला घर का अच्छे से काम संभाल लेती है और टाइम से अपना काम खत्म भी कर लेती है। ऐसे ही एक दिन कमला काम कर रही थी और राहुल अपने कमरे से बाहर आता है, जिसे देखकर कमला मन में सोचती है, सरला मैडम का बेटा तो बिल्कुल माल लगता है, एकदम रापचिक। इसको देखकर तो ना मेरे दिल में टुनटुना बजने लगा है। काश मैं इसको बोल पाती कि मैं इससे प्यार करती है। कमला को अपनी तरफ देखता देखकर राहुल को अजीब लगता है और वो बोलता है, क्या हुआ कमला, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं वो कुछ नहीं साहब, ये थोड़ी ना पानी की बाल्टी भारी है। मैं तो सोच रही थी कि आप। अच्छा लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, बताओ कहाँ रखना है इसे। राहुल कमला के पास आता है और कमला की मदद करता है, जिसके बाद कमला का प्यार राहुल के लिए बढ़ जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और गुजरते वक्त के साथ राहुल को भी कमला पसंद आने लगती है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कमला और राहुल कमरे में एक दूसरे की बाहों में बैठे थे। तभी अचानक से सरला आती है और उनको देखकर चिल्लाते हुए कहती है, कमला, राहुल, ये सब क्या है? वो मालकिन। वो मालकिन क्या? तू मेरे बेटे के साथ उसके बिस्तर पे क्या कर रही है? तूने मेरे बेटे को फंसा लिया। तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बेटे को किसी नौकरानी के साथ देख सकती हूँ? तू आज और अभी निकल मेरे घर से। सरला कमला को भला बुरा सुनाने लगती है और कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर राहुल भी भावुक हो जाता है। माँ, इसमें कमला की कोई गलती नहीं है, आप खामखा उस पर बरस रही हैं। तू तो चुप ही रह। एक नौकरानी के चक्कर में अपनी माँ से जुबान लड़ाने लगा। मुझे इन नौकरानियों की फितरत अच्छे से पता है, कैसे बड़े घर के लड़कों को फंसा लेती हैं। माँ, मैं कमला से बहुत प्यार करता हूँ। वैसे भी आप मेरी शादी किसी ऐसी लड़की से करवाना चाहती थी जो घर को अच्छे से संभाल तक ना सके। मेरा और आपका ख्याल रखने के लिए मुझे लगता है कि कमला ही सबसे सही लड़की है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? कैसी बातें कर रहा है? लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, आप मुझे खुश देखना चाहती हैं ना, तो मेरी खुशी कमला में है, इसलिए मुझे कमला के साथ शादी करने दीजिए। राहुल सरला को अपनी और कमला की शादी के लिए मनाता है। राहुल के बार बार बोलने पर सरला दोनों की शादी के लिए मान जाती है। ये सुनकर कमला और राहुल दोनों खुश होते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन राहुल का दोस्त सुमित घर आता है। राहुल सुमित को देखकर बहुत खुश होता है और अपनी और कमला की शादी के बारे में बताता है। सारी बात सुनकर सुमित राहुल से बोलता है, मुबारक हो भाई, जल्दी से शादी हो रही है तेरी तो। भाभी की फोटो तो दिखा दे। फोटो नहीं, तुझे तो मैं उससे मिलवाता हूँ, तू मेरे साथ चल। राहुल सुमित का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है और कमला से मिलवाता है। कमला और सुमित एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और दोनों एक साथ बोलते हैं, तुम यहाँ? क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? वो राहुल जी। अरे नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बस एक बार ना हम दोनों बाजार में मिले थे तो याद आ गया। वैसे नमस्ते भाभी जी। अच्छा, चल बढ़िया है, अब तो तू अपनी भाभी से रोज मिल सकता है ना। राहुल सुमित और कमला तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी अचानक से राहुल को किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी कमला सुमित पर गुस्सा करती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको मैंने कहा था ना कि मेरे पीछे मत आना। ओहो कमला जी, मैं तो यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया था। एक तो आपने पहले मुझे फंसाया था और अब मेरे दोस्त को फंसा लिया, और तो और शादी भी करने वाली हो। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी राहुल को सब बता दूं कि मैं तुम्हारा पुराना आशिक हूँ और तुम्हारा घर बसने से पहले ही उजाड़ दूंगा, समझी तुम? नहीं, ऐसा मत करना। मैं राहुल से बहुत प्यार करती है और मैं उसको खोना नहीं चाहती है। अब जब मेरा घर बस रहा है तो तू उसको उजाड़ना चाह रहा है। ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बदले मुझे भी ना पहले जैसा प्यार चाहिए। अगर तुमने मना किया तो मैं राहुल को हमारे बारे में सब बता दूंगा कि हम पहले कितने करीब थे। नहीं, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करेगी। सुमित कमला को ब्लैकमेल करने लगता है और कमला इस बात से परेशान हो जाती है और कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। सुमित का राहुल के घर पर आना जाना लगा रहता है और सुमित को सरला के घर आता जाता विमला भी अक्सर देखा करती। ऐसे ही एक दिन सरला और राहुल दोनों ही घर में नहीं थे। तभी सुमित घर आता है और विमला उसे देखकर खुद से कहती है, आखिर माजरा क्या है? जब घर में कोई नहीं होता तो ये लड़का यहाँ क्यों आता है? बहुत देर तक घर में रहता है, कोई तो गड़बड़ है विमला, इसका तो पता लगाना ही होगा। विमला इतना बोलकर सरला के घर के पीछे वाले गेट से घर में घुसती है और कमला और सुमित की वीडियो बनाकर दोनों को भेजती है। दोनों की वीडियो देखकर सबको बहुत गुस्सा आता है और कुछ देर में जब दोनों घर आते हैं
तो राहुल चिल्लाकर बोलता है। कमला, सुमित, तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? राहुल जी, आप जैसा समझ रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात तो सुनो, मैं सब बताती है। सुनने और सुनाने को रह क्या गया है, तूने अपनी औकात दिखा ही दी। ना जाने ऐसे कितने लोगों का घर उजाड़ा होगा इस कलमुही ने। माँ जी, मेरी माँ को माँ जी कहने का हक तुमने खो दिया है अपनी गंदी जुबान से। मेरी माँ का आज के बाद कभी नाम तक मत लेना और मेरे घर से निकल जाओ यहाँ से। बेटा, मैं तुझसे कह रही थी ना कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक नौकरानी अपनी औकात कभी नहीं भूल सकती। मेरे ही घर में अपने पुराने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। आप लोग मेरी बात सुन लीजिए। सुमित ने मुझे खुद छोड़ा था क्योंकि मैं एक नौकरानी है, लेकिन राहुल जी से मैं बहुत प्यार करती है क्योंकि उन्होंने मुझे इस रूप में ही अपनाया। सुमित मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि वो आप लोगों को सब सच बता देगा, इसलिए मैंने इसके कहने पर ये सब किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। अगर ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे सब पहले ही बता दिया होता तो मैं तुम्हें अपना लेता, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। राहुल कमला का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। इस तरह से नई नौकरानी के पुराने आशिक ने उसके जीवन में दोबारा आकर उसका घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। पलक एक विधवा औरत थी जिसने अपनी बेटी नीति को बड़े प्यार से पाला था। वो खुद मजदूरी करती, भूखी सोती, लेकिन अपने बच्चों को कोई कमी नहीं आने देती। लेकिन फिर भी नीति बदतमीज और शराबी थी। उसे अपनी दोस्तों के साथ रहकर शराब पीने और आवारा गर्दी करने की आदत पड़ चुकी थी। वो हमेशा नशे में डूबा रहा करती। एक दिन जब नीति नशे में झूमती हुई घर आती है तो उसका हाल देखकर उसकी माँ कहती है, अरे बेशरम, तू पैदा होते मर क्यों नहीं गई? फिर से पी कर आई है। एक काम कर, कहीं ट्रक के नीचे आ जा। मैं समझूंगी कि पति के साथ साथ तू भी मर गई। अरे माँ कम बोल, एक तो वैसे ही मेरा नशे में सर घूम रहा है और तू बोलना ही बंद नहीं कर रही। मेरा सर फट जाएगा तेरी आवाज सुनकर। नीति ये बोलकर बिना सैंडल उतारे फर्श पर ही बेसुध सो जाती है। पलक उसके सैंडल उतारने लगती है, जिसके बाद वहाँ पलक का छोटा भाई विनोद आता है और कहता है, माँ ये क्या कर रही हैं आप? मेरी नशेड़ी बहन की सेवा कर रही हैं आप? अरे परे रहने दो इनको ऐसे ही। अरे कोई फायदा नहीं है इनको कुछ समझाने का। मैं तो कहता हूँ अच्छा यही होगा, इनको इनके हाल पे छोड़ दो या किसी नशा मुक्ति केंद्र में भेज दो। तू पागल है क्या? खुद अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। मुझे पता है हमको क्या करना चाहिए। मैं अपनी दोस्त को बोलकर इसके लिए लड़का देखती हूँ और हम इसके हाथ पीले कर देंगे। अपने आप ही सुधर जाएगी ये। आप लोगों को लगता है बस शादी करवा दो, बच्चे होंगे, सुधर जाएंगे। माँ मैं तो यही कहूँगा ना कि ऐसा मत करो, बेकार में वहाँ जाकर आपका नाम खराब करेगी। इनकी शादी मत करो, पहले इनके शराब को बंद करवाओ। विनोद ये बोलकर चला जाता है, लेकिन पलक ममता में अंधी होकर उसकी एक नहीं सुनती और मोहन नाम के एक गरीब परिवार के लड़के से उसकी शादी की बात चलवा देती है। एक दिन जब रात को पलक अपने कमरे में सो रही थी तो उसको अपने दरवाजे के पास कुछ गिरने की आवाज आती है। वो अपने बिस्तर से उठकर कहती है, लगता है कुछ भारी सा सामान दरवाजे पर गिरा है। देखती हूँ कहीं किसी दुश्मन ने हमारे यहाँ हमला तो नहीं कर दिया। पलक ये कहकर अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी बेटी नशे में धुत दरवाजे पर पड़ी है और पलक लोगों की नजरों से उसे बचाकर अपने कमरे में ले जाकर सुला देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन मोहन और मोहन की माँ इंदु नीति को देखने आते हैं और इंदु कहती है, अरे बहन जी, बात तो होती रहेगी। अब जरा अपनी बेटी को तो बुला लीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। पलक ये कहकर नीति को लेने उसके कमरे में जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि नीति शराब के नशे में बेसुध सोई है। ये देखकर पलक कहती है, ये सब क्या सत्यानाश करके रखा है तूने? अरे कम से कम आज तो सब्र कर लेती। आज तुझे देखने वाले लड़की वाले आए हैं, चल अब उठ जा। पलक नीति को जबरदस्ती उठाकर घूंघट में बाहर लेकर आती है। उसे ऐसे आते देखकर मोहन कहता है, अरे नीति जी ठीक तो है ना? वो ऐसे झूम के क्यों चल रही हैं? वो बेटा जब ये घबरा जाती है ना तो ऐसे ही चलती है, थोड़ी शर्मा रही है ना। आओ बेटी हमारे पास बैठो, कुछ गा कर तो सुनाओ। इंदु की बात सुनकर नीति उसके पास जाकर बैठ जाती है और गाने लगती है, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम।
बस इतना गाकर नीति वहीं सोफे पर ढेर हो जाती है और पलक बात को संभालते हुए कहती है, वो क्या है ना इंदु बहन जी, मेरी बेटी ने अच्छे वर के लिए व्रत रखा है, इसलिए इसे चक्कर आ गए। वैसे मोहन बेटा, आपको नीति पसंद तो है ना? अरे मैं तो नीति की नशीली आंखें, मेरा मतलब सुंदर आंखें देखकर ही इनको पसंद कर बैठा था। मोहन ये बोलकर शर्मा जाता है और मोहन नीति का रिश्ता पक्का हो जाता है। और शादी के दिन नीति स्टेज से डीजे पर जाकर शराब के नशे में जमकर डांस करती है, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं जाता कि नीति नशे में है। नीति विदा होकर घर आ जाती है। नीति के ससुराल वाले ना तो मांस मच्छी खाते थे और न ही शराब पीते थे। वही नीति अपनी पहली रसोई बनाते हुए सोचती है, यार क्या करूं, बिना शराब के तो मेरी आंखों को सब साफ दिख रहा है, ऐसे तो मैं अंधी हो जाऊंगी। इतनी रोशनी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी वहाँ इंदु आकर कहती है, कैसा श्राप बहू, तू किस श्राप की बात कर रही है? तेरे खानदान पर कोई श्राप है क्या? वो माँ जी, सच ये है कि एक बाबा हमारे घर आए और उन्होंने मुझसे नाराज होकर मुझे ये श्राप दिया कि अगर मैं रोज थोड़ी शराब ना पीऊं तो मेरा पति और सास मर जाएंगे। इंदु ये सुनकर डर जाती है और छुपकर नीति को शराब लाकर दे देती है, जिसके बाद नीति छुपकर शराब पीने लगती है और उसकी भोली सास भी उसकी बात का यकीन कर लेती है। कुछ दिनों बाद इंदु उसकी मुंह दिखाई की रस्म रखती है और उस सुबह जब नीति के पास एक नई साड़ी लेकर वो आती है तो इंदु कहती है, बहू हो सके तो आज शराब मत पीना, आज घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे और मैंने मोहन ने तो तेरी श्राप वाली बात भी मान दी, पर हर कोई तो नहीं मानेगा ना। अरे अब ये क्या भसड़ है, मैं बिना शराब के आखिर कैसे रहूंगी? जी ठीक है माँ जी, आप जैसा बोलो। नीति ये कहती है और इंदु वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नीति सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है, लेकिन उसके कमरे में रखी शराब की बोतल में से आवाज आती है, अरे तू मेरा साथ आखिर कैसे छोड़ सकती है? आज तेरी जिंदगी का कितना बड़ा दिन है और तू शराब नहीं पिएगी? नहीं नहीं, माँ जी ने मुझे मना किया है, मैं नहीं पी सकती तुम्हें। अरे थोड़ी सी पी ले यार, किसी को क्या ही पता चलेगा। अरे हमारे बीच की बात है। बोला ना। नहीं, मेरे कदम लड़खड़ा गए या किसी को शराब की बदबू आ गई तो? अरे तो च्युइंगम खा लेना, अरे इलायची चबा लेना। नीति ये सुनकर शराब की बोतल को हाथ में लेती है और घूरने लगती है। नीति अच्छे से तैयार होकर सभी लोगों के बीच आती है और बैठने जा ही रही थी कि तभी वो लड़खड़ाकर गिर जाती है। वहाँ मौजूद उसकी माँ ये देखकर अपने मन में कहती है, लगता है इस लड़की की शराब पीने की आदत अब तक नहीं गई, तभी तो लड़खड़ा कर गिर गई। विनोद सही कहता था, मुझे इसकी शादी बिना शराब छुड़वाए नहीं करनी चाहिए थी। बेचारी इंदु बहन की भी आज कितनी बदनामी हो जाएगी। बहू को बोला था कि आज शराब मत पीना, अब सब मेरे बेटे की नशेड़ी दुल्हन पर हंसेंगे। इंदु और पलक अपने मन में ये सोचते हैं, जिसके बाद नीति खुद ही उठकर खड़ी हो जाती है। सब लोगों के साथ मिलकर मुंह दिखाई की रस्म अच्छे से करती है। सबके जाने के बाद हाथ जोड़कर अपनी माँ, पति और सास से कहती है, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ आज जब मैं गिरी तो आप सबको लगा होगा कि मैं नशेड़ी दुल्हन फिर पीकर आ गई, जबकि बोला ना नहीं, मेरे कदम लड़खड़ा गई या किसी को शराब की बदबू आ गई तो? अरे तो च्युइंगम खा लेना, इलायची चबा लेना ना। नीति ये सुनकर शराब की बोतल को हाथ में लेती है और घूरने लगती है और उसे वापस रख कर कहती है। नीति की माँ ये सब सुनकर इंदु के आगे हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मैंने नीति की शराब की लत की बात आपसे छुपा कर रखी, क्योंकि आखिर में तो मैं एक माँ ही हूँ ना। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी एक गलती के कारण मेरी बेटी का रिश्ता छूट जाए। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। शायद नीति मेरी बेटी होती तो मैं भी यही करती। जिसके बाद नीति ये वादा करती है कि आज के बाद वो शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाएगी। वो अपने ससुराल में अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते खुशी खुशी से रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।